गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जैसा कि हम लोग लेक्चर 3 डील कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 19 को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, जो हमारा वेल्डिंग प्रोसेस चल रहा था। तो प्रीवियस लेक्चर में माय डियर हम लोगों ने वेल्डिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ जॉइंट हमने आपको बताया, साथ में हमने आर्क वेल्डिंग स्टार्ट किया था और उस आर्क वेल्डिंग में हमने आपको पावर के बारे में बताया था, एसी एंड डीसी पावर के बारे में हमने बताया था डियर। हमने आपको एसी एंड डीसी अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट के बारे में बताया था। इस पे हमने आपको डिफरेंस बताए थे कि जब हम लोग वेल्डिंग में एसी करंट यूज करेंगे तो हमारे साथ क्या क्या एडवांटेज होंगे और क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे, और जब हम लोग डीसी पावर सोर्स यूज करेंगे तो क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे। ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी। अब हम क्या करेंगे माय डियर, हम अब आज स्टार्ट करेंगे कि ये जो एसी और डीसी पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं ये कहाँ से आती है। आती तो है हमारे पास पावर प्लांट से, लेकिन पावर प्लांट से आने के बाद हम लोग अपने पास लिमिटेड सोर्सेस में यूज करते हैं, तो या तो ट्रांसफार्मर लगाकर या डीसी मशीन लगाकर यूज करते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे माय डियर। हम लोग जो पावर सोर्स पढ़ेंगे, तो पावर सोर्स में देखो, जब एसी की बात करते हैं, जब एसी की बात करते हैं तो हम लोग एसी ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, बेसिकली ट्रांसफार्मर हमारे पास दो तरीके का होता है। ट्रांसफार्मर हमारे पास दो तरीके का होता है। पहला होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहां पे यूज किया जाता है जहां पर हमें वोल्टेज को इंक्रीज करना होता है, करंट और वोल्टेज को इंक्रीज करना होता है। वहां पर हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। इसका मोस्टली यूज हमारा होता है पावर जनरेशन डिवाइसेस में। जो हम लोग पावर प्लांट में बिजली को जनरेट करते हैं, उसके बाद वहां से उस बिजली को हम लोग क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ले जाते हैं। फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में उसके करंट और वोल्टेज को बढ़ाकर देन आफ्टर उसे हम लोग पावर ग्रिड में ले जाते हैं। फिर पावर ग्रिड से बड़ी स्टेशन में, फिर सब स्टेशन में, फिर सब स्टेशन से आपके घरों तक बिजली आती है। तो पावर जनरेशन में हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और जैसे आपके घरों में टीवी वगैरह लगे होते हैं, टीवी में जब वोल्टेज कम होता है या रेफ्रिजरेटर में वोल्टेज कम पहुंचता है, तो आप वहां स्टेबलाइजर यूज करते हैं। तो वह स्टेबलाइजर आपके वोल्ट को बढ़ा देता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, तो उसका काम होता है। तो वहां पर जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब जहां पे वोल्टेज को कम करना हो वहां पे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। जैसे अपनी मोबाइल को हम लोग चार्ज करते हैं, तो घरों में आपके 220 वोल्ट करंट सप्लाई होती है। अब इस 220 वोल्ट को हमारा चार्जर 6 वोल्ट, 12 वोल्ट या 18 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे मोबाइल को चार्ज करता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब जितना भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग यूज करेंगे, हर जगह पावर डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अब यहाँ देखो, हम लोग पढ़ेंगे एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि वेल्डिंग में हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अब कौन सी पावर, एसी की बात कर रहे हैं, अभी डीसी भी आगे बढ़ेंगे। अब एसी में जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वह दो तरीके से हम लोग यूज करते हैं माय डियर। पहला हम लोग कांस्टेंट करंट टाइप यूज करते हैं और नेक्स्ट कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। आइए इन दोनों के बारे में आपको डिस्कस करते हैं कि कांस्टेंट करंट एंड कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफार्मर हमारे क्या होते हैं। तो सबसे पहले ऐसे देखिए, जब हम लोग बात करें, देखो ये हो गया ट्रांसफार्मर, ये हो गया ट्रांसफार्मर। यहाँ पे आपके प्राइमरी टर्न्स लगे होंगे, बीच में सेकेंडरी टर्न्स लगे होंगे। तो अभी हम ट्रांसफार्मर के इंटरनल चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये पावर सप्लाई हम लोग आगे ले जाते हैं, पावर सप्लाई ले जाते हैं। तो यहाँ से देखो, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड
अब ये हो गया हमारा वर्क पीस, ये हो गया हमारा वर्क पीस। दोनों को एक हम लोग प्लेट पर रख देते हैं, बेस प्लेट पे। अब इसे हम लोग कनेक्ट कर देंगे पावर सोर्स। यहाँ देखो इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल और वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल दे देंगे। ये हो गया वर्कपीस और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड। अब ये हमारा हो गया। अब देखो ये जो ट्रांसफार्मर है, जो हमारे पास पावर सप्लाई आई, अब उस पावर सप्लाई के बाद देखो यहाँ ट्रांसफार्मर में जितनी वोल्टेज और जितनी करंट आएगी, और जितनी वोल्टेज और जितनी करंट आएगी उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो पहले देखो सपोज करो कि ट्रांसफार्मर में V1 वोल्ट आ रहा है। अब ये V1 वोल्टेज यहाँ से ट्रांसफर होकर कहाँ पे आया, इस आर्क, यहाँ पे आर्क बनेगी, इस आर्क पर हमारा वोल्ट आया। अब आर्क पर जो वोल्टेज होगी, आर्क पर जो वोल्टेज होगी वो होगी V2। अगर हमारा V1 बराबर V2 के हो, मतलब जितनी ट्रांसफार्मर पर वोल्टेज आया वह सेम वोल्टेज हमारा आर्क पर भी ट्रांसफर हो रहा हो, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को माय डियर हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफार्मर। अब सेकंड बात कर रहे हैं कि जितनी करंट, मान लो इस पे करंट हमारी I1 आ रही है और यहाँ आर्क पर करंट हमारी I2 लग रही है। अब अगर देखो ट्रांसफार्मर की करंट और आर्क की करंट दोनों हमारी सेम हो, अगर हमारा I1 बराबर I2 के हो, तो इस तरीके के ट्रांसफार्मर को हम लोग माय डियर कांस्टेंट करंट टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं, क्योंकि करंट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। अब आप कहोगे कि सर क्या कांस्टेंट करंट टाइप एंड कांस्टेंट वोल्टेज टाइप दोनों ट्रांसफार्मर एक साथ यूज होते हैं? तो दोनों एक साथ हम लोग यूज नहीं करते हैं। या तो कांस्टेंट करंट टाइप यूज करेंगे या कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। अगर करंट कांस्टेंट होगी तो वोल्टेज वेरी करेगा, और वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो करंट वेरी करेगी। अब उसी के अकॉर्डिंग देखो, सपोज करो कि जो ट्रांसफार्मर पर वोल्टेज और करंट है उसे हम लोग, देखो ट्रांसफार्मर पे जो वोल्टेज और करंट है उसे हम लोग आई ट्रांसफार्मर और आई वोल्टेज से कहते हैं। मान लो ये जो आई ट्रांसफार्मर है, अमाउंट ऑफ करंट एट ट्रांसफार्मर, और जो वी ट्रांसफार्मर है वोल्टेज ऑफ करंट एट ट्रांसफार्मर, और आई आर्क है अमाउंट ऑफ आर्क, अमाउंट ऑफ करंट एट आर्क, और जो वी है वी आर्क है वोल्टेज ऑफ आर्क, या आर्क पर जो हमारा वोल्टेज है। ये हमारा हो गया। अब इसका मतलब जो ट्रांसफार्मर पे करंट होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ करंट एट ट्रांसफार्मर, आई ट्रांसफार्मर बोलेंगे। जो यहाँ पे वोल्टेज होगा उसे हम लोग बोलेंगे वी ट्रांसफार्मर बोलेंगे। जो करंट और वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा उसे हम लोग आई आर्क बोलेंगे। आर्क पर जितनी करंट होगी और आर्क पर जितनी वोल्टेज होगी ये हम लोग बोलेंगे। अब केस 1 देखना माय डियर, अगर कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफार्मर है तो इसका मतलब जो हमारा ट्रांसफार्मर पर वोल्टेज था, जो हमारा ट्रांसफार्मर पर वोल्टेज था वो इक्वल टू होगा आर्क पर वोल्टेज की। वोल्ट हमारा आर्क पर जितना वोल्ट होगा वही हमारा ट्रांसफार्मर पर वोल्ट होगा, और करंट यहाँ कांस्टेंट नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, आई ट्रांसफार्मर डज नॉट इक्वल टू आई आर्क के होगा। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अब आइए कांस्टेंट करंट टाइप में देख लेते हैं। कांस्टेंट करंट टाइप का मतलब ये हो गया माय डियर कि जो हमारी करंट ट्रांसफार्मर से ट्रांसफर हो रही है वो हमारी हमेशा इक्वल टू होगी करंट आर्क पे जितनी पहुंच रही है, बीच में कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं। अगर करंट हमारी ट्रांसफार्मर है तो करंट हमारी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर है डज नॉट इक्वल टू होगा वोल्टेज ऑफ आर्क के। ये हमारा रिलेशन होता है कांस्टेंट करंट टाइप ट्रांसफार्मर के लिए, और ये रिलेशन होता है कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफार्मर के लिए। अब आइए समझते हैं OCB क्या होता है। OCB ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। CCB आपका क्या होता है, क्लोज सर्किट वोल्टेज होता है।
अब ओपन सर्किट ओसी आई क्या होता है, ओपन सर्किट करंट होता है, और ओसीसी जिसे हम लोग बोलते हैं ओसीसी ओपन सर्किट करंट होता है, और क्लोज्ड, देखो क्लोज्ड सर्किट करंट सीसीसी आपका होता है। आइए इन सब के बारे में समझते हैं ये क्या होता है। पहले तो ये दोनों फार्मूले आपको दिमाग में बैठा लेने हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो एक तो आपको कुछ मिनिमम डेटा याद रखना है। अगर हम आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो अब आप ये मत पूछना कि सर पावर फैक्टर 0.4 होगा तो कहाँ से आता है। माय डियर, कहाँ से आता है कि चक्कर में पड़ेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव को क्रैक नहीं कर पाएंगे। हमें आता है इतना है, बस इतने से ही मतलब रखना है। एक दिन मैंने आपको बताया था कि ये हमारा पेपर है, ये हमारा लेंस है। अगर हम सूर्य की रोशनी में डिस्टेंस को मिनिमाइज करके एकदम पास कर देंगे तो भी ये नहीं जलेगा। एक लिमिटेड डिस्टेंस रखेंगे और दोनों बीच इसे फोकस कर देंगे कुछ देर के लिए तो ये टारगेट बर्न हो जाएगा। अब आप ये चक्कर पड़ो कि इसे दूर करो, पास करो, अपने टारगेट को खूब हिलाओ डुलाओ, या ये मतलब रखो कि कहाँ से आ रहा है क्यों आ रहा है, तो आप कभी भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए टारगेट अचीव करने के लिए कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी और लिमिटेड कंटेंट की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास क्या है कि क्या क्या आता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या क्या नहीं आता है, वो जरूरी होता है जानना एग्जाम के लिए। चलिए पावर फैक्टर भी हम बताएंगे वेल्डिंग के लिए क्या होता है। बस ये जानो कि आर्क वेल्डिंग के लिए पावर फैक्टर 0.4 होता है और अमाउंट ऑफ करंट जो हमारी होती है 50 से 400 एम्पियर होती है। अमाउंट ऑफ करंट इन आर्क वेल्डिंग 50 to 400 एम्पियर होती है और वोल्टेज तो कई बार पूछा गया है 6 से 10 वोल्ट। अब करंट हमारी फ्लो क्यों करती है, ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस हमारी फ्लो करती है। ये सब तो आपको बेसिक आना चाहिए कि करंट अगर देखो यहाँ पर अगर 10 वोल्ट है, इस एंड पर 10 वोल्ट है, इस एंड पर भी 10 वोल्ट है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, करंट दे दिया 110 एम्पियर का, तो क्या ये करंट यहाँ पहुंचेगी, कभी नहीं पहुंचेगी। वोल्टेज सेम है, वोल्टेज डिफरेंस है ही नहीं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वालों के लिए है। ये तभी करंट यहाँ से यहाँ जाएगी जब इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस होगा। अगर वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो करंट नहीं फ्लो। कैसे फ्लो करेगी वो भी आपके लिए बताएंगे, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस यूज करके, कॉन्टैक्ट ब्रेकर यूज करके। सारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का काम है। हमारा काम केवल यह सीखना है कि क्या क्या डेटा लग रहे हैं। अब हम लोग आइए ये सीखते हैं शॉर्ट सर्किट करंट क्या होती है और ओपन सर्किट करंट क्या होती है। शॉर्ट सर्किट करंट को हम लोग माय डियर SCC से पढ़ते हैं और ओपन सर्किट करंट को OCC से पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा वर्कपीस, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड। अब सिंपल एक ही वर्कपीस बनाएंगे। ये हो गया हमारा पावर सोर्स, ये हो गया हमारा कनेक्शन AC ऑब्लिक। अब यहाँ देखो जो करंट हमारी यहाँ से रेगुलेट हो रही है, अमाउंट ऑफ करंट रेगुलेट हो रही है, जब इसके कांटेक्ट में आएगी तो रेजिस्टेंस जनरेट होगा, वहां करंट ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब रेजिस्टेंस जनरेट होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, एयर आयोनाइज्ड होगी और आर्क जनरेट होगी। लेकिन जैसे ही आर्क जनरेट हो जाएगी तो उसके बाद उस आर्क को लगातार कांस्टेंट बनाए रखने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत पड़ेगी वो हमारी कहलाती है ओपन सर्किट करंट। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग कराने के लिए, शॉर्ट सर्किटिंग मीन्स चिंगारी उत्पन्न करने के लिए, आर्क उत्पन्न करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। मतलब अमाउंट ऑफ करंट टू जनरेट द आर्क, जितनी अमाउंट ऑफ करंट इस आर्क को जनरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और ओपन सर्किट करंट क्या होगा, अब जब ये आर्क जनरेट हो गई है तो लगातार करंट फ्लो हो रही है, वेल्डिंग हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, वेल्डिंग हो रही है, उस अमाउंट ऑफ करंट को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट करंट। चलिए ये दो चीजें आपको आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट वोल्टेज और ओपन सर्किट वोल्टेज। सिमिलर वही है कि जब यहाँ पर करंट हमारी जनरेट हो, आर्क जनरेट हो रही है, उस समय जितनी वोल्टेज, मतलब अमाउंट ऑफ वोल्टेज एट जनरेट द आर्क इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, और अमाउंट ऑफ वोल्टेज
एट रेगुलेट द करंट, हम कहीं कहीं इन दोनों को एक भी मान लेते हैं, OCC ओपन सर्किट वोल्टेज, OCC को ही हम लोग मान लेते हैं कि अमाउंट ऑफ वोल्टेज जितना हमारा आर्क जनरेट होने में लग रहा है वही रेगुलेट होने में लगेगा, ये हम मान लेते हैं। थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होता है तो ये मत कंफ्यूज होना, OCC को ही मान लेते हैं, चाहे आप OCB और SCB पढ़ो चाहे OCB पढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पूछा गया है कि आपका फार्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। जब हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करवा रहे हैं यानी कि हम लोग वहाँ पे हीट जनरेट करवा रहे हैं, आर्क बना रहे हैं, तो उस समय कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड होगा। सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है अमाउंट ऑफ शॉर्ट सर्किट वोल्टेज एट स्टार्टिंग ऑफ आर्क। तो फार्मूला आपका क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज इज इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस के ब्रैकेट में ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट इनटू आई। आई मीन्स हमारा होता है अमाउंट ऑफ करंट और आई करंट की वैल्यू दिया रहता है। अब यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब क्या है कि जितनी हमारी आर्क को रेगुलेट करने के लिए वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी वो होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। शॉर्ट सर्किट वोल्टेज क्या होता है, जो शॉर्ट सर्किटिंग कराने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ वोल्टेज की रिक्वायर्ड होती है वो हमारा होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, हमने बता दिया, और शॉर्ट सर्किट करंट हमने आपको बता दिया। तो ये फार्मूला आपको जरूर ध्यान देना है। अब यहाँ देखो ये सब डेटा आपको दिए गए हैं, ये सब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, वही डेटा रिपीट करेंगे बार बार। एक टर्म आपका आता है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या होता है, ड्यूटी साइकिल कुछ नहीं है, बस ये है I स्क्वायर डी के बराबर होता है, वेयर डी एक देखो आई आपकी करंट होती है, ये करंट होती है, और डी आपका ड्यूटी साइकिल होता है जिसकी वैल्यू 0.6 होती है। बस एक लाइन में आप याद रखना, इट इज द परसेंटेज इन टाइम ए पावर सोर्स सप्लाई करंट इन द सक्सेसिव 10 मिनट इंटरवल विदाउट इंटरप्ट एक्सीडिंग ए प्रीडिटरमाइंड राइज इन द टेम्परेचर ऑफ वाइटल कंपाउंड। अब इतनी लंबी लाइन पढ़ के शायद ना समझ में आया हो, लेकिन यहाँ पे देखिए समझ में आएगा कि ड्यूटी साइकिल क्या है। मान लो ये प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये प्रोसेस हम कर रहे हैं, अब इस प्रोसेस को लगातार अगर हम 10 मिनट करें, 10 मिनट करें, विदाउट पावर को इंटरप्ट हुए, विदाउट वेल्डिंग को रोके, हम लोग क्या करेंगे, लगातार इस वेल्डिंग को कर रहे हैं। कितने मिनट तक करेंगे, 10 मिनट तक करेंगे। तो उस समय इट इज द परसेंटेज इन टाइम ए पावर सोर्स सप्लाइज करंट इन द सक्सेसिव 10 मिनट। तो ये जो 0.6 है, जब परसेंटेज में निकालते हैं 0.6 इंटू 100 कर देते हैं तो लगभग 60% आ जाता है। तो यह हमारा परसेंटेज में होता है, परसेंटेज ऑफ पावर इन 10 मिनट सक्सेसिव टाइम इज कॉल्ड ड्यूटी साइकिल। तो यह हमारा होता है ड्यूटी साइकिल। अब इसका फार्मूला आप याद रखना, I स्क्वायर डी बराबर कांस्टेंट होता है, वेयर I आपका करंट होता है, डी आपका ड्यूटी साइकिल होता है। यहाँ से आपको ड्यूटी साइकिल निकालना होता है, I स्क्वायर अपॉन सी के हो जाता है, कांस्टेंट एक वैल्यू दी रहती है। आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू आप याद रखना 0.6 होती है ड्यूटी साइकिल में, पावर फैक्टर की 0.4 और ड्यूटी साइकिल की 0.6 होती है। ओपन सर्किट वोल्टेज वही है, अमाउंट ऑफ वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेट द वेल्डिंग या रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ आर्क टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज। मैंने आपको समझा दिया था। और इसी तरीके से आर्क वोल्टेज हमारा क्या है, जितना हमारा वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है उस आर्क को जनरेट करने के लिए उसे हम लोग बोलते हैं आर्क वोल्टेज। मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये हमारा क्या होता है, SCV शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, इसी को हम लोग आर्क वोल्टेज कहते हैं। दिस इज द वैल्यू वोल्टेज शोन बाय द वोल्ट मीटर आफ्टर द आर्क इज स्ट्रक, जब आर्क हमारी जनरेट होती है। द वैल्यू ऑफ दिस आर्क वोल्टेज विल वेरी फ्रॉम 18 वोल्ट टू 15 वोल्ट।
लेकिन जब लगातार रिपीट हो, देखो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मशीन, लेकिन जब लगातार रिपीट होने लगती है तो 6 to 10 वोल्ट हमारी क्या हो जाती है, ओपन सर्किट वोल्टेज। लेकिन शॉर्ट सर्किट वोल्टेज आपकी 18 से 55 वोल्ट होगी। इसके लिए आर्क वेल्डिंग ये हमारा। अब बात करते हैं मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं उसके मेथड। तो देखो मान लो कि ये आपका इलेक्ट्रोड हो जाए। अब ये प्लेट आपकी इस तरीके से रखी हो, प्लेट आप किस तरीके से रखी हो। अब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में राइट या लेफ्ट करें, राइट या लेफ्ट, जैसे हमारा प्लेट हो जाए। अब इसको हम लोग ऐसे वेल्ड करें, आगे वेल्ड करें, इस डायरेक्शन में किसी भी तरीके से, लेकिन प्लेट हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रखी हो तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्लैट पोजीशन, इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग, हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ। अगर प्लेट हमारी वर्टिकल ऐसी रखी हो, एक प्लेट ये हो जाए और एक प्लेट हमारी ये हो जाए, अब इन दोनों को हमें वेल्ड करना है। तो यहाँ से हम वेल्ड करेंगे तो या तो हम नीचे से ऊपर की ओर वेल्डिंग करते हुए जाएं या ऊपर से नीचे की ओर जाएं। दोनों में नुकसान क्या होता है, ये तो कहलाएगी वर्टिकल वेल्डिंग। लेकिन अब वर्टिकल में आपको क्या, देखो हॉरिजॉन्टल में आप राइट से लेफ्ट वेल्डिंग भी कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट वेल्डिंग भी कर सकते हैं। और इसी को जब गैस वेल्डिंग आएगी तो अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो वो हमारा एक बैक हैंड वेल्डिंग कहलाएगा और एक हमारा फोर हैंड वेल्डिंग कहलाएगा। वो हम लोग गैस वेल्डिंग में इसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी केवल इतना देखो कि हॉरिजॉन्टल कंडीशन में या तो हम राइट से लेफ्ट वेल्डिंग कर सकते हैं या लेफ्ट से राइट कर सकते हैं, दोनों तरफ कर सकते हैं। लेकिन वर्टिकल वेल्डिंग में हमारा मान लो एक प्लेट ये हो जाए, एक प्लेट ये हो जाए। अब इन दोनों प्लेटों को अगर हमें वेल्ड करना है, अगर वर्टिकल में हम लोग ऊपर से नीचे की ओर वेल्डिंग करेंगे तो क्या कमी होगी, यहाँ जो मेटल वेल्ड होगा तो कुछ मेटल हमारा ड्रॉप के रूप में यहाँ गिरने लगेगा। तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है। यहाँ मेटल वेल्ड तो होता जाएगा लेकिन मैक्सिमम मेटल ड्रॉप के रूप में नीचे गिर। तो हम इसलिए वर्टिकल पोजीशन में क्या करते हैं, नीचे से वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं और वेल्ड करते हुए ऊपर तक बढ़ते जाते हैं। यह हमारी वर्टिकल पोजीशन वेल्डिंग कहलाती है। अब उसके बाद फ्लैट पोजीशन मतलब क्या होता है, फ्लैट का मतलब आपका वर्कपीस देखो कैसा हो, रेक्टेंगुलर हो, आपका वर्कपीस कैसा हो, ट्रायंगुलर हो। देखो एक आपकी ये शेप होती है, ये आपका क्या होता है, इस सिलेंड्रिकल सरफेस आपकी होती है। और फ्लैट का मतलब क्या होता है, ये सरफेस आपकी इस तरीके से दी गई हो तो उसे हम लोग फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग बोलते हैं। एक ओवरहेड वेल्डिंग होती है। ओवरहेड वेल्डिंग का मतलब क्या है, अब देखो आप जब छत पे वेल्डिंग करते हो, मान लो ये छत हो गई, मान लो ये छत हो गई। अब ये छत यहाँ से क्रैक है तो यहाँ आप इलेक्ट्रोड लगाओगे, यहाँ वेल्डिंग गन लगाओगे। अब इस पे वेल्डिंग आप इधर की ओर करते जा रहे हो, ऐसे आप ऊपर की तरफ वेल्डिंग कर रहे हो तो उसे हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। ये हमारे कैटेगरी होते हैं वेल्डिंग मेथड के। आगे बढ़ते हैं, आर्क ब्लो। माय डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन आपका पुटअप होता है, पुटअप होगा और कैसे होगा, क्या होगा, आइए देखते हैं कि सबसे पहले आर्क ब्लो हमारी क्या होती है। ब्लो मतलब आर्क का शिफ्ट होना, आर्क का शिफ्ट होना। द शिफ्टिंग ऑफ आर्क इज कॉल्ड आर्क ब्लो। मीन्स ऐसे देखो कि सपोज करो ये वर्कपीस था, अब ये हमारी इलेक्ट्रोड हो गई। अब ये हम इलेक्ट्रोड को ये पावर सोर्स से कनेक्ट कर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। आर्क जो जनरेट होगी माय डियर वो ऐसे जनरेट होगी, ऐसे जनरेट होगी। लेकिन अगर ये आर्क ऐसे ना जनरेट होगा, आर्क इधर की तरफ डेविएट हो जाए या इधर की तरफ डेविएट हो जाए तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं आर्क ब्लो। अब ये आर्क डेविएट क्यों होगी उसका रीजन समझिएगा कि देखो जब हम लोग वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं वहां पे देखना ऐसे मान लो कि ये हमारे पास वर्कपीस, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड हो जाए, यहाँ पे हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रोड लगा। अब इलेक्ट्रोड देखो जब यहाँ स्टार्टिंग पे वेल्डिंग करेगा तो यहाँ पे ये जो आर्क हमारी ऐसी बननी चाहिए थी,
ये आर्क ऐसी ना बनकर और बड़ी आपको दिखा, और बड़ा साइज आपका बनाकर दिखा, ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया। अब यहाँ जो आर्क ऐसी बननी चाहिए थी, क्योंकि किनारे पर मटेरियल है ही नहीं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इधर के साइड में है, तो आप करंट क्या होगी, डेविएट हो जाएगी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तरफ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तरफ करंट हमारी ऐसे डेविएट होकर इस तरीके से आर्क बन जाएगी, इस तरीके से आर्क, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल इसके इधर है नहीं। अब देखो आर्क हमारी क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है, आर्क हमारी शिफ्ट हो गई है, इसी को बोलते हैं आर्क ब्लो। अब ये वेल्डिंग करते करते जब हम किनारे पे आएंगे, वेल्डिंग करते करते जब हम किनारे पे आएंगे तो यहाँ पर भी मटेरियल नहीं है। अब ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये पावर सोर्स हो गया, तो हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक्चुअल में आर्क ऐसी बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसी आर्क नहीं बनेगी माय डियर। ये देखो इधर मटेरियल है नहीं, तो इसीलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसे हमारा शिफ्ट करके मेटल की तरफ आ जाएंगे, और वो कैसे डेविएट करेंगे वो अभी आप देखिए। वो हमारे, ये हमारे हो गया इलेक्ट्रॉन। अब आर्क हमारी इधर की तरफ डेविएट कर जाएगी, इधर की तरफ डेविएट कर जाएगी, तो देखो यहाँ जाना चाहिए, यहाँ, इसका मतलब जब स्टार्टिंग में हम वेल्डिंग को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेटल की वेल्डिंग होगी ही नहीं, वेल्डिंग यहाँ से स्टार्ट होगी और यहीं तक हो पाएगी। इसके इधर भी वेल्डिंग हमारी, देखो ये जो मेटल है इसे हम वेल्डिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, ये जो मेटल है इसे वेल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, और दोनों को ना कर पाने का रीजन केवल आर्क का शिफ्ट होना है, जिसे हम लोग आर्क ब्लो बोलते हैं। तो अब हमें तो पूरे मेटल पे वेल्डिंग करना था, ये हमारे पास वर्कपीस था। अब इस वर्कपीस में ये वेल्डिंग हमें यहाँ से यहाँ तक करना था, लेकिन ड्यू टू आर्क ब्लो हमने वेल्डिंग यहाँ से लेके केवल यहीं तक कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक डिफेक्ट है। अब इसे हम दूर करेंगे, तो कैसे दूर करेंगे उसका भी रीजन समझ। तो सबसे पहले ये तो आप जान गए आर्क ब्लो क्या होती है। आर्क ब्लो इन मोर, हाँ ये भी समझिए कि एसी में कभी भी यहाँ अगर हम एसी पावर सप्लाई देंगे तो आर्क ब्लो आपकी कभी नहीं जनरेट होगी। आर्क ब्लो केवल और केवल डीसी पावर सप्लाई में ही होती है, एसी में आर्क ब्लो नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। चलिए अब बात करते हैं आर्क ब्लो इन मोर कॉमन इन डीसी वेल्डिंग, जैसा कि मैंने अभी बताया विथ बेयर इलेक्ट्रोड। अब बेयर इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड आपके ये होते हैं जिस पे हम लोग मेटल की कोटिंग फ्लक्स की, देखो ये इलेक्ट्रोड हो गया, अब ये हो गया। अब इस इलेक्ट्रोड पे ये जो हम कोटिंग कर देते हैं माय डियर, इस कोटिंग को हम बोलते हैं फ्लक्स। ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें फ्लक्स की कोटिंग ना हो, ये इलेक्ट्रोड हमारा हो जाए, ये प्लेन इलेक्ट्रोड हो जाए, फ्लक्स की कोटिंग ना हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं बेयर इलेक्ट्रोड। बेयर इलेक्ट्रोड विदाउट कोटिंग ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड बेयर इलेक्ट्रोड। तो सबसे ज्यादा आर्क ब्लो हमारा जनरेट होगा डियर विदाउट कोटेड इलेक्ट्रोड विथ डीसी वेल्डिंग, जिसे हम लोग बेयर इलेक्ट्रोड विथ डीसी वेल्डिंग, ये हमारा हो गया। आगे बात करते हैं द डिफ्लेक्शन ऑफ आर्क फ्रॉम इट्स इंडेंट पाथ इज कॉल्ड आर्क ब्लो। इंडेंट पाथ का मतलब उसे यहाँ पे इस पाथ पे जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ डिफ्लेक्ट हो गई। इंडेंट पाथ का मतलब यहाँ पे आना था, लेकिन इधर डिफ्लेक्ट हो गई, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आर्क। चलिए देखो, ये उसका इंडेंट पाथ ऐसा आना था, ऐसा आना था और ऐसा आना था, लेकिन वो अपने इंडेंट पाथ से शिफ्ट कर गई है, तो इसी को हम लोग आर्क ब्लो बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, शिफ्टिंग ऑफ आर्क टुवर्ड्स मैक्सिमम पॉजिटिव आयंस एट द टाइम ऑफ वेल्डिंग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पर ये आर्क हमारी शिफ्ट होगी। दिस इज नोन एज आर्क ब्लो, दिस इज नोन एज आर्क ब्लो। देखो वो कैसी हो रही है, इस तरीके से आर्क हमारी शिफ्ट हो रही है, इस तरीके से आर्क आपकी शिफ्ट होगी। यही फिनोमेना आपका जब इधर जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से ऐसे डेविएट होने लगेगा। अब इन दोनों को रोकना है, इन दोनों को कम करना है, तो हम लोग क्या करते हैं माय डियर,
टो इन और टो आउट यूज कर लेते हैं। एक फोर व्हीलर के लिए टो इन एंगल और टो आउट एंगल अलग होता है। जो कारों में फ्रंट व्हील और रियर व्हील एक्सल पे हम लोग पहिया इस तरह से ना हो कि ऐसे पहिए लगे होते हैं या ऐसे पहिए लगे होते हैं। देखो ये व्हील हमारा हो गया। अब व्हील अब ऐसे लगे होंगे तो इसमें जीरो एंगल हो गया। अब व्हील हमारे ऐसे लगे होते हैं जैसा कि आप ऑटो में देखते हैं, या व्हील हमारे ऐसे लगे होंगे तो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, टो इन और टो आउट एंगल दे देते हैं। ये व्हील होते हैं और ये हमारी एक्सल शैफ्ट होती है। इसे हम टो इन और टो आउट एंगल ये बोलते हैं। ये अलग चीज है टो इन और टो आउट, वो एक्सल और व्हील के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऐसे देखिएगा। टो इन और टो आउट की बात करेंगे तो जब स्टार्टिंग में आर्क ब्लो हो रही है, इधर मेटल नहीं है, तो हम यहाँ वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले एक गुटका लगा देंगे। अब यहाँ पे मेटल इधर भी मिलने लगा तो यहाँ पे आर्क हमारी क्या होगी, इधर से पूरी आर्क यहाँ बनेगी, फिर वेल्डिंग होते हुए इधर चले जाएंगे। वो अलग बात है कि ये मेटल भी इसके साथ हल्का सा वेल्ड हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा वेल्ड होगा, और वो डिपेंड करेगा एक्सपीरियंस ऑफ वेल्ड मैन के ऊपर। ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वह थोड़ी देर तक टाइम बिताएगा फिर आगे निकल जाएगा। अनएक्सपीरियंस है तो पहले इसे वेल्ड कर देगा फिर आगे बढ़ेगा, फिर इसी को आप तोड़ते रह जाइए, आपका टाइम और मेटल दोनों बर्बाद होगा। तो इसीलिए वेल्डिंग आपका देखो, जो लेबर होते हैं वो आपके एक होते हैं क्या है, अनस्किल्ड लेबर होते हैं, एक सेमी स्किल्ड होते हैं और एक स्किल्ड लेबर होते हैं। तो वेल्डिंग के लिए स्किल्ड लेबर की रिक्वायर्ड होती है, सेमी स्किल्ड भी चल जाता है। चलो ये हो गया हमारा। अब एंड में जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी उसी तरीके से एक प्लेट लगा देते हैं माय डियर, यहाँ पर भी एक प्लेट लगा देते हैं। जो यहाँ पे हमारा ये जाएगा तो आर्क आपकी इस तरीके से डेविएट नहीं होगी, तो ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वेल्डिंग कर देगा। तो अब ये आर्क ब्लो वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई। फिर इस पर हैमरिंग एक्शन करके इससे निकाल देंगे, इस पर भी हैमरिंग एक्शन करके इसे रिप्लेस कर देंगे। अब स्टार्टिंग में जब हम लोग आर्क को शिफ्ट होने से रोकते हैं तो वहां पर जो हम ये प्लेट लगाते हैं वही दोनों प्लेट होंगे, प्लेटों में कोई अंतर नहीं होगा, बस स्टार्टिंग पोजीशन पे लगाएंगे तो वो हो जाएगा टो इन कहलाता है, और एंड पोजीशन पे लगाते हैं वही आपका टो आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से टो इन और टो आउट आपका, आप इन ना भी कहिए, केवल टो इन कहिए, आपका टो इन और टो आउट, टो इन आपका स्टार्टिंग में और टो आउट आपका एंड में लगेगा। ये दोनों आर्क ब्लो को रोकने के लिए लगाए जाते। आगे देखते हैं, व्हेन द आर्क डेविएट फ्रॉम इट्स रेगुलर पाथ ड्यू टू द मैग्नेटिक डिस्ट्रीब्यूशंस, है ना, इज कॉल्ड आर्क ब्लो। मैग्नेटिक डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम मिल रहे हैं, पॉजिटिव आयंस कम मिल रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हैं, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट कर जाते हैं, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक। अब देखो, ड्यू टू आर्क ब्लो फॉलोइंग इफेक्ट में अकर्स। आर्क ब्लो होने के कारण क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं उस पर समझिएगा। पहला तो आपका क्या होगा, मोर स्पेल्टर। स्पेल्टर मतलब छलकना। भाई जब यहाँ मोल्टेन मेटल और ये वर्कपीस दोनों लिक्विड स्टेट में होगा, आर्क ब्लो होने के कारण ये छलकेगा और ये क्या होगा, ऐसे बाहर की तरफ इकट्ठा ड्रॉपलेट की तरफ आकर इकट्ठा होना शुरू। तो पहली तो कमी आपकी आर्क ब्लो की वजह से ज़्यादा स्पेल्टर बनेंगे विथ लेस डिपोजिशन रेट। अब यहाँ हमें ज़्यादा मेटल डिपॉजिट करना था, जब ये छलक कर बाहर हमारा गिर रहा है वहाँ पे डिपोजिशन मेटल ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा, पुअर फ्यूजन या पेनिट्रेशन होगा। हम चाह रहे हैं कि इस वर्कपीस में यहाँ तक पेनिट्रेशन कर सकें, लेकिन जब आर्क ब्लो होगी वो केवल यहीं तक पेनिट्रेशन कर पाएगी, इतनी ही वेल्डिंग कर पाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लो पेनिट्रेशन। वीक वेल्ड, वेल्डिंग स्ट्रेंथ आपकी वीक होगी। साथ में डिफिकल्ट इन डिपोजिशन वेल्ड मेटल एट द रिक्वायर्ड प्लेस इन द ज्वाइंट। जिस ज्वाइंट पे हमें मेटल की डिपोजिशन अच्छी करनी थी, यहाँ अच्छी मेटल की डिपोजिशन करनी थी, वहाँ पे डिपोजिशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी क्योंकि ये छलक कर अगल बगल चला जाएगा। आगे, द बीड एप्रोप्रियंस या अपीयरेंस विल बी पुअर एंड स्लैग इंक्लूजन डिफेक्ट
विल आल्सो टेक्स प्लेस। फीड आपकी क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। ये आपका होता है वर्क पीस। अब यहाँ वेल्डिंग करना है, इस तरीके से वेल्डिंग होगी और ऊपर भी मेटल ऐसे आपका इकट्ठा हो जाता है। ये जो मेटल आपका ऊपर भी ऐसे इकट्ठा हो जाता है, इसको देखो यहां से लेकर यहां तक, इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं माय डियर बीड। इस सेक्शन को बोलते हैं बीड। तो बीड का अपीयरेंस भी बेकार हो जाएगा, सरफेस फिनिश अच्छी नहीं मिलेगी, स्ट्रेंथ भी वीक हो जाएगी और साथ में वहां पर स्लैग इंक्लूजन भी मिलेंगे। स्लैग इंक्लूजन एक अशुद्धियां होती हैं, इसमें मिक्स हो जाती हैं और एक लेयर बनाने लगती हैं, जिसे हम लोग स्लैग इंक्लूजन बोलते हैं। आगे इनको भी और अच्छे से बताएंगे। ये सारे हमारे डिफेक्ट्स होते हैं आर्क ब्लो के, जब डीसी वेल्डिंग में हम लोग। अब इसे रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेथड ऑफ कंट्रोल्ड आर्क ब्लो। पहला तो हम लोग कर सकते हैं चेंज टू एसी वेल्डिंग। डीसी को एसी में कर देंगे, लेकिन जब एसी में करेंगे तो वेल्डिंग एफिशिएंसी भले बढ़ जाएगी, डिपोजिशन रेट कम हो जाएगा, क्योंकि एसी में 4 kg पर आवर होगा और डीसी में 6 kg पर आवर होगा, 6 to 10 kg। और साथ में एसी की स्पीड कम होगी, वेल्डिंग डीसी की ज़्यादा होगी। तो चेंज तो कर लेंगे डीसी से एसी में, लेकिन और सारे डिसएडवांटेज होने लगेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या टोई और टो आउट यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यू चेंजेस इन द पोलारिटी। अब बात करते हैं वही इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। आगे बात करते हैं रिड्यूस द करंट यूज टू दैट स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गेट रिड्यूस। हम ये भी कर सकते हैं, करंट को रिड्यूस कर दें और आर्क को बहुत पास बना दें। जब पास कर देंगे आर्क ब्लो कम हो जाएगा। लेकिन अब इस पर क्या है कि वेल्डेबिलिटी ज़्यादा नहीं मिलेगी, डेप्थ ऑफ बीड ज़्यादा नहीं मिलेगी, ज़्यादा मोल्टेन मेटल को मेल्ट नहीं कर पाएगा, डिपोजिशन रेट भी कम मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें अडॉप्ट तो कर सकते हैं, बट बेटर इफेक्ट नहीं देगा। आगे बात करते हैं यूज ए शॉर्ट आर्क लेंथ। वही आर्क लेंथ आप छोटी कर सकते हैं जो अभी मैंने बताया, सो दैट फिलर मेटल वुड नॉट बी डिफ्लेक्टेड बट कैरीड इजिली टू द आर्क क्रेटर। फिलर मेटल आपका देखो बहुत ज़्यादा फिलर मेटल डिपोजिशन नहीं हो पाएगा अगर छोटी आर्क यूज करेंगे तो, है ना, क्योंकि उसे आर्क को ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, तब मोल्टेन मेटल और वर्कपीस को दोनों को मेल्ट करेगा, फिलर मेटल और वर्कपीस को, और ज़्यादा डिपोजिशन रेट इंक्रीज। आगे क्या है, पुट स्टील ब्लॉक नियर द एंड ऑफ द प्लेट कॉन्टैक्ट विथ द बेस मेटल सो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स वुड फ्लो थ्रू दिन द रिड्यूस ऑफ आर्क ब्लो। तो हम सबसे इफेक्टिव मेथड यही यूज करते हैं कि एक स्टील ब्लॉक को स्टार्टिंग और एंड में लगा देते हैं। तो स्टार्टिंग में लगाते हैं वो हमारा टोई इन कहलाता है। एट द स्टार्टिंग एज ज्वाइनिंग ऑफ मेटल प्लेट एट द स्टार्टिंग एज टू परफॉर्म वेल्डिंग इज नोन एज टोई। और टो आउट आपका क्या होगा, जब हम लोग एंड में लगाएंगे। एट द एंड एज ज्वाइनिंग ऑफ मेटल प्लेट एट एंड एज टू परफॉर्म वेल्डिंग इज नोन एज टो आउट। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताई कि टोई और टो आउट क्या होते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से हिट करता है कि हम लोग आर्क ब्लो पहले तो किस पावर में होगा, एसी में या डीसी में या दोनों में या किसी में नहीं होगा। क्वेश्चन आपका पूछेगा आर्क ब्लो इज मोर कॉमन। ऑप्शन ए दे देगा इन एसी, ऑप्शन बी दे देगा इन डीसी, ऑप्शन सी दे देगा बोथ एसी एंड डीसी, और ऑप्शन डी दे देगा नन ऑफ दी। आंसर आपका क्या होगा, डीसी में होगी, मोर कॉमन इन डीसी। और आर्क ब्लो को कंट्रोल करने के लिए मैंने सारे मेथड आपको। अब देखो एक टर्म आता है बेवलिंग। ये आपका क्या है, बेवलिंग है। बेवलिंग क्या होता है, आर्क ब्लो को कंट्रोल नहीं करता है, आर्क ब्लो से इसका कोई रिलेशन नहीं है।
ये नया टर्म है, नई टर्मिनोलॉजी है, बेवलिंग इन वेल्डिंग। बेवलिंग इन वेल्डिंग क्या होता है, समझते हैं बेवलिंग क्या होता है। तो एक चीज समझिएगा, जब भी हम लोग वेल्डिंग को यूज करते हैं, ऐसे देखो, मान लो ये प्लेट हो गई। अब देखो, अब इस प्लेट को हमें वेल्ड करना था इस प्लेट के साथ। अब यहां हम कलर चेंज कर ले रहे हैं। अब जब दोनों को हमने पास पास कर दिया तो यहां पे फिलर मेटल हमें डिपॉजिट कर, अब फिलर मेटल डिपॉजिट करना था तो ये फिलर मेटल डिपॉजिट होगा, इसको भी मेल्ट करना चाहिए, इसको भी करना चाहिए, और कुछ नीचे तक करना चाहिए, कुछ नीचे तक करना चाहिए। अब ये पूरा मेल्ट होकर आपस में जब मिक्स होगा तभी एक प्रॉपर तरीके की वेल्डिंग हो पाएगी, नहीं तो वेल्डिंग हमारी नहीं हो पाएगी, वेल्डिंग स्ट्रेंथ आपकी वीक होगी। अब इसे 2D में दिखाते हैं। जब 2D में दिखाएंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा। ये प्लेट 1 हो गई, ये प्लेट की थिकनेस है, विड्थ आपकी ये है, थिकनेस आपकी ये है। अब दूसरी प्लेट आपकी ये हो गई। अब दोनों के बीच अगर बहुत ज्यादा गैप कर देंगे तो मान लो दोनों के बीच में आपने गैप बहुत कर दिया, ऐसा कर दिया आपने, दोनों के बीच में इतना गैप कर दिया। अब ये पॉसिबल ही नहीं कि यहाँ फिलर मेटल आप भरते जाओ, ये वेल्डिंग होना पॉसिबल ही नहीं है। दो प्लेटों के बीच में लिमिटेड गैप रखा जाता है, तभी वेल्डिंग आपकी पॉसिबल। अब उन लिमिटेड गैप के बाद और दूसरा क्या प्रॉब्लम आ सकता है। लिमिटेड गैप आपने रख दिया, मान लो लिमिटेड गैप आपने ये रख दिया। अब क्या है कि वेल्डिंग, ये प्लेट बहुत ज्यादा थिक है तो मोल्टेन मेटल आपका क्या होगा, इसे कुछ दूर तक मेल्ट करेगा, इसे कुछ दूर तक मेल्ट करेगा, और जहां तक मेल्ट कर पाएगा बस इतना ही भर पाएगा, ये नीचे तक नहीं भर पाएगा, नीचे तक नहीं भर पाएगा। तो इस तरीके से वेल्डिंग आपकी होती चली जाएगी। अब नीचे तक, फिर नीचे से पलट के करेंगे तो वेल्डिंग आपकी यहां तक होगी, फिर इतना गैप रह जाएगा। या तो कुछ देर तक वेट करना होगा तब ये गल कर यहां तक जाएगा, लेकिन इधर की तरफ ज्यादा मेल्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि प्लेट की थिकनेस मोटी है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे ज्वाइंट बनेगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी, वीकर इन स्ट्रेंथ होगा। जब हम लोग क्या करेंगे, थिक प्लेट को यूज करेंगे वेल्डिंग के लिए। थिन प्लेट के लिए कोई समस्या नहीं, पतली प्लेट है, ये पतली प्लेट है तो आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन यह समस्या मोटी प्लेटों में आती है। उस कमी को दूर करने के लिए हम इन प्लेटों को वेल्डिंग स्टार्ट होने से पहले क्या करते हैं, देखो ये प्लेट हो गई, इसकी एज को इतना काट दिए, 1 मिनट, इसकी एज को हम लोग ऐसा बना दिए। अब यहां पे क्या होगा, अब ये प्लेट आप जो देख रहे हो, अब ये मैक्सिमम मेटल यहां पे डिपॉजिट होगा, मैक्सिमम मेटल डिपॉजिट होगा, जिससे जब ज्यादा फिलर मेटल डिपॉजिट होगा तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये जो शेप मैंने काटा वेल्डिंग करने से पहले, इस कटिंग ऑफ शेप को ही बेवलिंग कहते हैं। मतलब वैसे वेल्डिंग स्टार्ट होने से पहले, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वेल्डिंग, एज प्रिपरेशन ऑफ वर्कपीस आर कॉल्ड बेवलिंग। वर्कपीस के जो एज की प्रिपरेशन करते हैं उसी को हम बेवलिंग कहते हैं। अब ये बेवलिंग आपकी ऐसी भी दिखाई दे सकती है, आप 2D में आपका बनाएंगे, आपका बेवलिंग ऐसी भी दिखाई दे सकती है। अगर ज़्यादा मोटी प्लेट है तो ऊपर भी फिलर मेटल भर दीजिए, नीचे भी भर दीजिए, आपकी ये बेवलिंग इस तरीके से भी दिखाई दे सकती है। चलिए हटाते हैं, बेवलिंग आपकी इस तरीके से भी दिखाई दे सकती है। ऐसा वर्कपीस है, ऐसा आपका बेवलिंग दिखाई दे सकती है, इसे बोलते हैं सिंगल यू बेवलिंग। और आपका ऐसा भी बेवलिंग दिखाई दे सकता है। ऐसा दिखाई दे सकता है, यहां मोल्टन मेटल भरेगा, यहां मोल्टन मेटल भरेगा, यहां पूरा भरेगा। ये हमारी होगी सिंगल यू बेवलिंग, ये होती है डबल यू बेवलिंग, और इसके पहले जो मैंने दिखाया था सिंगल वी बेवलिंग और डबल वी बेवलिंग। ये सारे मेथड ऑफ बेवलिंग होते हैं जो प्लेटों के किनारों पर किए जाते हैं और किनारे से लेकर पूरे एंड तक किए जाते हैं। इसी बेवलिंग के बारे में हम समझेंगे
अगर माय डियर देखो प्लेट देखो बेवलिंग आर रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज द वेल्डिंग ज्वाइंट स्ट्रेंथ। बेवलिंग हम लोग वेल्डिंग जोड़ के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए करते हैं और यह प्लेटों के एज पर करते हैं। और जब थिकनेस के अकॉर्डिंग अगर हम बेवलिंग करेंगे, यदि प्लेट की थिकनेस लेस देन 5 mm हो, इस प्लेट की थिकनेस ऐसे देखो, ये जो थिकनेस ऑफ प्लेट है 5 mm से लेस हो तो बेवलिंग की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, सीधी एक प्लेट को दूसरे प्लेट से जोड़ देते हैं। अब दूसरी बात, अगर प्लेट की थिकनेस 5 mm से 12.5 mm तक है तो हम केवल एक सिरे पर ही बेवलिंग कर देते हैं। यदि 5 mm से 12.5 mm तक है तो हम मान लो बी बेवलिंग करना हो तो इस तरीके से कर दिए, केवल एक ही तरफ देखो हमने प्रिपरेशन कर रहे हैं। यू बेवलिंग करना है तो इस तरीके से हम लोग केवल एक ही सिरे पर कर रहे हैं। लेकिन अगर 5 mm से ज़्यादा हो जाए, इसकी थिकनेस 5 mm से 12.5 mm था, अगर 12.5 mm से ज़्यादा हो जाए तो और वेल्डिंग स्ट्रॉन्ग चाहिए, उस समय दोनों साइड बेवलिंग हम लोग कर लेंगे। बोथ साइड का मतलब देखो ये जो वी ज्वाइंट बना रहे हैं, इधर भी बेवलिंग कर लिया और इधर भी बेवलिंग कर लिया, इस तरीके के ज्वाइंट को हम लोग बोलेंगे डबल वी बेवलिंग और ये होगा सिंगल यू बेवलिंग। अगर यू आकृति यहाँ बना देंगे तो ये हो जाएगा डबल यू बेवलिंग। डबल यू और डबल वी बेवलिंग हम लोग कब करेंगे? व्हेन प्लेट थिकनेस इज एबव 12.5 mm, देन डबल यू और डबल वी बेवलिंग आर। आई थिंक आपको बेवलिंग टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी। अब इनके एंगल भी होते हैं, ये जो एंगल होते हैं बेवलिंग एंगल, यहाँ पे जो एंगल होंगे और इनकी थिकनेस भी होती है, इन सबको डिस्कस करने चलते हैं। देखो एक हमने यहाँ पे क्या लिया है, सिंगल यू बेवलिंग। इस तरीके से ये हमारे पास डायग्राम बना है सिंगल यू बेवलिंग का। अब ये सिंगल यू बेवलिंग जो दिखाई दे रहा है माय डियर, इस सिंगल यू बेवलिंग में अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें और इस लाइन को ऐसे ले जाएं तो इसके बीच जो एंगल बनता है वो लगभग 10 डिग्री के बीच में हो। सिंगल यू बेवलिंग में एंगल आपका 10 डिग्री होता है और सिंगल वी बेवलिंग में एंगल आपका लगभग 75 डिग्री टू 65 डिग्री होता है। ये आपका मान लो इस तरीके से आपकी ये प्लेट हो जाए। अब ये जो एंगल है, ये पूरे एंगल की बात हो रही है माय डियर, पूरे एंगल की बात हो रही है 60 से 75 डिग्री के बीच। ये आपका होता है यू और वी बेवलिंग का एंगल। अगर डबल वी बेवलिंग होगा तो नीचे की तरफ भी इस तरीके से दिखाई देगा। अब नीचे की तरफ भी दिखाई देगा, नीचे भी वही एंगल होगा 62 75 और डबल यू हो जाएगा तो डबल यू में भी आपका वही एंगल होगा, डबल यू में भी आपका वही एंगल, सॉरी ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा तो ये आपका वही एंगल होगा 10 डिग्री। ये हमारा होता है एंगल ऑफ बेवलिंग, यू के लिए 10 डिग्री, वी के लिए 62 75 डिग्री। अब इनकी थिकनेस भी होती है। अगर मान लो हम इस तरीके से डबल यू की बात कर रहे हैं, डबल यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये जो प्लेट थिकनेस है, ये जो थिकनेस है और ये जो डिस्टेंस है, ये सारी डिस्टेंस भी आपकी एक प्लेट की थिकनेस अगर टी दी गई हो, इन सारे डिस्टेंस की भी वैल्यू लिमिटेड होती है। ये नहीं कि आप इसको बहुत कम कर दो, इन सबको बहुत बढ़ा दो, सब की वैल्यू लिमिटेड होती है। यदि इसे हम देखो इनके बीच गैप भी रखा जाता है, ये जो गैप रखा जाता है, यदि इस गैप को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करें, इसकी थिकनेस को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करें और यहाँ पे हम लोग इसकी थिकनेस T1 और इसकी थिकनेस T2 से रिप्रेजेंट करें, तो हमेशा ध्यान देना कि डबल यू या डबल वी बेवलिंग तब करेंगे जब प्लेट थिकनेस 12.5 टू एबव हो। अगर एक हम एग्जांपल ले लें कि प्लेट की थिकनेस 20 mm हो, 20 mm हो, ये टोटल 20 mm हो, तो उस समय ये T1 और T2 की वैल्यू कितनी होगी?
और ये जो नॉच ए की वैल्यू कितनी होगी और दोनों के बीच में गैप कितना रखेंगे वो कितना होगा। तो जो हमारा गैप रखेंगे, गैप हमारा b इज इक्वल टू 0 से 5 mm के बीच में रखेंगे। मैक्सिमम 5 mm, मिनिमम 0 mm रखेंगे। साथ में इस a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू आपकी होगी अप टू 5 mm, अप टू 5 mm ये हम रखेंगे। अब T1 और T2 आपका यदि सिमेट्रिकल है, देखो ये 20 mm है, 20 mm है, तो यहाँ 5 mm आप माइनस कर दो, ये और ये मिलाकर आपका 15 mm बचा। यदि प्लेट सिमेट्रिकल है तो 7.5 mm इधर और 7.5 mm इधर दे देंगे। और अगर प्लेट अनसिमेट्रिकल है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर सिमेट्रिकल क्या होता है, फॉर सिमेट्रिकल T1 बराबर T2 के हो जाएगा। और अनसिमेट्रिकल अगर होगा, फॉर अनसिमेट्रिकल प्लेट अगर होगी तो उस समय हम T बराबर निकाल लेंगे T1 प्लस T2 अपॉन 2 से। ये हमारा होता है वेल्डिंग के लिए। जब हम बेवलिंग करेंगे तो उस पर जो हमारा एज प्रिपरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको करते हैं। देखो अनसिमेट्रिकल के लिए क्या है, यदि T1 ग्रेटर देन T2 हो, मान लो ये हमारा T1 हो जाए, यदि T1 ग्रेटर देन T2 हो जाए, T1 की वैल्यू T2 से बड़ी हो जाए, तो T1 और T2 का रेशियो 2:1। 2:1 का मतलब ये होता है यदि यहां से यहां तक 15, टोटल 15 mm बचा है, क्योंकि 5 mm ये निकाल दिया, 20 mm की ये प्लेट थिकनेस थी, अब ये 15 mm बचा है। अब 15 mm को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2:1 ले लेंगे, एक को 10 ले लेंगे, एक को 5 ले लेंगे, 2:। अब देखो इसकी अनसिमेट्रिकल का साइज भी आपको, अनसिमेट्रिकल आपकी ऐसी दिखाई देगी भाई, अनसिमेट्रिकल जब आप देखना चाहेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगी। अनसिमेट्रिकल प्लेट इस तरीके से दिखाई देगी। देखो ये आपका हो जाए T2, ये आपका हो जाए A, और यहां से लेके यहां तक हो जाए T1, और ये आपका गैप हो जाए। तो B और A आपका सेम रहेगा, बस T1 और T2 बदल जाएगा। T1 रेशियो T2 आपका क्या हो जाएगा, 2 रेशियो। तो ये आपका होता है अनसिमेट्रिकल प्लेट के लिए जब हम लोग बेवलिंग करेंगे। तो आगे बात करते हैं पिंच इफेक्ट क्या होता है। पिंच इफेक्ट, तो पिंच इफेक्ट कुछ नहीं होता है, केवल एक लाइन का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ईएस में भी पूछा गया है, जेई में भी। सीधे सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के रिजल्ट को ही पिंच इफेक्ट कहते हैं। द इफेक्ट इन वेल्डिंग द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट इन वेल्डिंग इज कॉल्ड पिंच इफेक्ट। बस इतना केवल आप एक लाइन इसको याद कर लेना, यही एक लाइन आपके एग्जाम में आती है कि वेल्डिंग में पिंच इफेक्ट क्या होता है। चलिए, वेल्ड एबिलिटी क्या होती है, जो वेल्डिंग क्षमता होती है। वेल्ड एबिलिटी आपकी डिपेंड करती है थर्मल कंडक्टिविटी, वेल्डिंग क्षमता, वेल्डिंग कैपेसिटी। उसी को एक अच्छी वेल्डेबिलिटी करनी है, अच्छा मटेरियल होना चाहिए, अच्छी स्पीड होनी चाहिए, करंट और वोल्टेज सप्लाई कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना। उससे हमारी एक बेटर वेल्डेबिलिटी मिलेगी। अच्छी वेल्डिंग होगी तो हम अच्छी वेल्डेबिलिटी कहेंगे, पुअर वेल्डिंग होगी तो पुअर वेल्डेबिलिटी कहेंगे। ये हमारी वेल्ड एबिलिटी होगी। अब वेल्ड एबिलिटी आपकी देखो, वेल्ड एबिलिटी डिपेंड ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी अगर मटेरियल की कम है तो आप बहुत हीट सप्लाई करेंगे, तब आपका मेटल मेल्ट होगा, फिर आप वेल्डिंग आगे करेंगे। वह डिपेंड करेगा थर्मल कंडक्टिविटी पे, उस सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। सरफेस आपकी रफ है, इरेगुलर सरफेस है, तो उसके नेचर पर भी डिपेंड करेगा। एंड चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर, वो जो मटेरियल है उसके जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स हैं, कहीं पे आपके ग्रेन साइज ज़्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे। जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ पे अलग वेल्ड इफेक्ट मिलेगा, जहाँ कम होंगे वहाँ पे अलग वेल्ड इफेक्ट मिलेगा। ये हमारा हो गया माइक्रो स्ट्रक्चर पर। दैट मीन्स
इट मीन्स वेल्ड एबिलिटी डिपेंड अपॉन द फिजिकल, केमिकल, थर्मल एंड मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेल्ड एबिलिटी इज डिपेंड अपॉन, 4 ऑप्शन देगा ऐसे, वेल्ड एबिलिटी इज डिपेंड अपॉन ये क्वेश्चन था ऑप्शन ए देगा, देखिए ऐसे देगा ऑप्शन ए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कॉमा हटाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कॉमा बी ऑप्शन देगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, सी ऑप्शन देगा देखो फिजिकल, केमिकल, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और डी ऑप्शन आपका देगा मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज, ऑफ मेटल, और ई ऑप्शन देगा ऑल ऑफ एबव। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप इन चारों में आंसर खोजते रहेंगे, जबकि वेल्ड एबिलिटी डिपेंड होगी ऑल ऑफ एबव। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बनता है फिजिकल वेल्ड एबिलिटी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो वेल्ड एबिलिटी होती है वो इम्प्रूव वेल्ड एबिलिटी ऑफ स्टील फॉलोइंग फैक्टर्स, देखो स्टील मटेरियल की वेल्ड एबिलिटी किस पर इम्प्रूव होती है, यदि उसमें कार्बन कंटेंट लो हो और पुअर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड लो कार्बन स्टील इजीली वेल्डेड, मतलब ऑक्सीजन का उसके साथ रिएक्शन ना हो तो उस स्टील की एक अच्छी वेल्ड एबिलिटी मिलेगी। यह हमारा होता है वेल्ड एबिलिटी। अब देखो, आप मान लो, देखो कुछ चीजें आपको हम बीच बीच में ऐसी दे रहे हैं जो सीधे डायरेक्ट एग्जाम में आती हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट से रिलेटेड। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पावर आपकी कितनी सप्लाई की जाती है, तो पावर इज इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट का मल्टीप्लीकेशन होता है, P बराबर V I होता है। P इज इक्वल टू पावर, V इज इक्वल टू वोल्टेज एंड I इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ करंट। ये हमारा होता है। इफेक्टिव पावर आपकी कितनी होती है, देखो ये सभी, एक चीज समझो, ये सारे पोर्शन आपके ES के 1-लाइनर क्वेश्चन में भी आए हैं और गेट में भी आए हैं, और यही ES और गेट के क्वेश्चंस आपके आगे चल के JEE में पुटअप किए जाते हैं, क्योंकि ES और गेट के 1-लाइनर क्वेश्चन JEE में पुटअप किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले पावर फैक्टर, पावर तो फार्मूला होता है वोल्ट इंटू करंट होता है। अगर पूछ ले इफेक्टिव पावर आपका क्या होता है, इफेक्टिव पावर माय डियर, P इफेक्टिव बराबर होता है पावर इंटू हीट इंटू ट्रांसफर इफिशियंसी, मतलब P इफेक्टिव, चलिए इसे हटाते हैं, मतलब P इफेक्टिव अगर आपसे पूछे, P इफेक्टिव, देखो पावर बराबर वोल्टेज इंटू I के होता है, लेकिन इफेक्टिव पावर इज इक्वल टू आपका होता है पावर, यही वाली पावर वोल्टेज इंटू करंट इंटू हीट होता है, और इंटू इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कितनी परसेंट होगी, 40% या 60%, जो भी आपका दिया रहे। ये आपका होता है इफेक्टिव पावर। एक आपका होता है वॉल्यूम ऑफ मोल्टेन मेटल पर यूनिट टाइम दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, मतलब जब हम मोल्टेन मेटल को फिल कर रहे होंगे तो उसका कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमें मिलेगा। उसके लिए 2 फार्मूले होंगे, एक यहाँ से फार्मूला आएगा और एक अभी हम आपको डेरिवेशन से भी दिखाएंगे, डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, आपको वहाँ से दिखाएंगे, वो भी अलग फार्मूला होगा। तो यहाँ से देखिए, जो वॉल्यूम ऑफ मोल्टेन मेटल है वो होगा इफेक्टिव पावर अपॉन हीट रिक्वायर्ड फॉर मोल्टेन। अब जितना वॉल्यूम हमें मोल्टेन मेटल डिपॉजिट करना है, वॉल्यूम ऑफ मोल्टेन मेटल जितना हमें डिपॉजिट करना है उतना हमें मेल्ट करना होता है। मोल्टेन मेटल डिपॉजिट इज इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है इफेक्टिव पावर
इफेक्टिव पावर अपॉन हीट सप्लाइड रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग। इसे मेल्ट करने के लिए जितना हमें हीट सप्लाइड की हीट सप्लाइड फॉर मेल्टिंग, ये माय डियर हमारा होता है। चलिए कितना वॉल्यूम हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसके लिए एक फार्मूला होता है। नेक्स्ट फार्मूला आप देखो, ये 3 फार्मूले हो गए। नेक्स्ट फार्मूला रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वेल्ड पर यूनिट टाइम। अगर पर यूनिट टाइम वेल्डिंग रिक्वायर्ड की बात करेंगे, रिक्वायर्ड वॉल्यूम पर यूनिट टाइम की बात करेंगे तो ये हमारा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ट्रेवल्ड स्पीड के होते। जिस एरिया की वेल्डिंग करनी हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेल्डिंग स्पीड, जितना मीटर पर सेकंड से जितना मीटर पर मिनट से हम वेल्डिंग कर रहे होंगे वही हमारी कहलाती है वेल्डिंग स्पीड। एक फार्मूला हमारे पास ये होता है। और लास्ट में आपका मेल्टिंग इफिशियंसी पूछता है। तो मेल्टिंग इफिशियंसी मतलब इस मोल्टन मेटल को मेल्ट करने के लिए जो इफिशियंसी आएगी वही मेल्टिंग इफिशियंसी होगी। उसका फार्मूला होगा डियर रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वेल्ड पर यूनिट टाइम वॉल्यूम ऑफ मोल्टन मेटल पर यूनिट टाइम ऑफ दैट कैन बी ऑब्टेन। तो इस तरीके से इसे आपको ये चारों फार्मूले पांचों आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन के बनने की संभावना रहती है, एक क्वेश्चन, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है इसीलिए इससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, पावर सोर्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं, उन इलेक्ट्रोड के इंग्रेडिएंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं, उन इलेक्ट्रोड के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और जो इलेक्ट्रोड के देखो इलेक्ट्रोड के क्लासिफिकेशन बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे, किस किस मेटल का इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। देखो क्रोमियम इलेक्ट्रोड, मॉलिब्डेनम इलेक्ट्रोड, वेनेडियम इलेक्ट्रोड, निकेल इलेक्ट्रोड, ये सारे हमारे इसके कॉम्बिनेशंस होंगे। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे और इन इलेक्ट्रोड में जो इंग्रेडिएंट मिलाएंगे उन इंग्रेडिएंट के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद उन इलेक्ट्रोड्स पे जितने इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे उन इंग्रेडिएंट का क्या क्या इफेक्ट होगा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए माय डियर, आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास माय डियर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।